भारत के संविधान में लोकतांत्रिक आधार पर सत्ता संचालन का जो कार्य है उसकी व्याख्या करने वाला भाग है भाग 15। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है चुनाव, निर्वाचन। निर्वाचन यही इसका विषय है। और जहाँ निर्वाचन की बात आती है तो निर्वाचन करने की जो प्रक्रिया है उसको लिखना ये संविधान का मुख्य भाग बन जाता है। तो कितने दिन पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चुनाव प्रचार में क्या नियम, किन प्रकार की सीमाएं, उसका ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक सीमाओं से लेकर और प्रचार की सीमाओं तक सारी बातें यह उसमें लिखी गई है। लेकिन संविधान ये लिख नहीं सकता कि कैसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए, क्योंकि किसको चुनना ये जनता के इच्छा पर निर्भर है। और इसलिए संविधान जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए केवल नियम बता सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ऐसे व्यक्ति को आप चुनिए। और मर्यादा, इस संविधान की इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नंदलाल बोस ने इस कमी को पूरा करने का विचार मन में बनाया और इस चित्र के माध्यम से उन्होंने अपने मन की बात, जो लिखी नहीं जा सकती लेकिन अंतर्निहित है, वो स्पष्ट कर दी। क्योंकि निर्वाचन में हमें अपना नेता चुनना होता है। नेता चुनने की प्रक्रिया संविधान में दे रखी है, लेकिन नेता किसको चुने, कैसा व्यक्ति या कैसा नेतृत्व हमें स्वीकार करना चाहिए या उभारना चाहिए, यह इस चित्र के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि हमारा नेता पराक्रमी भी हो और त्यागी भी हो। और हम सब जानते हैं कि निकट इतिहास का अगर हम विचार करें तो सबसे पराक्रमी राजा इस रूप में अगर सूची बनाए तो सबसे पहला नाम छत्रपति शिवाजी का आता है, जिन्होंने कई प्रकार की नई नई कौशल को अपनाते हुए, नए नए प्रकार के कौशल को अपनाते हुए और अत्याचारी इस्लामी आक्रमण का और बड़ी कुशलता के साथ उसका प्रतिकार किया। और जिस पूरे समाज में ये धारणा बन गई थी कि हम तो केवल गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं, हम राज नहीं कर सकते, क्योंकि राज करने के लिए जिस प्रकार की प्रखरता, उग्रता और दमन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए वो हम में नहीं है, और इसलिए हम राज नहीं कर पाएंगे। हम तो राज तो यही इस्लाम जो है वही करते रहेंगे, इस्लामिक राजा रजवाड़े, और हम उनके गुलाम बनकर काम करेंगे। तो इस गुलामी मानसिकता से पूरे समाज को उभारने के लिए, हालांकि दक्षिण भारत में एक प्रयास इससे पहले हो चुका था। कृष्णदेवराय, इन्होंने विजयनगर का साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन वो अधिक दिन तक टिक नहीं पाया। उसी के तर्ज पर छत्रपति शिवाजी ने बचपन से ही अपनी माँ से जो संस्कार पाए थे उसके कारण ये संकल्प ले रखा था कि मैं यहाँ इस गुलामी मानसिकता की ओर ढकेले जा रहे समाज को और पुनः एक बार पराक्रमी और राज्य करने के काबिल ऐसे बनाऊंगा। और ये बनाने के लिए उदाहरण बनना पड़ता है, स्वयं को उदाहरण बनना पड़ता है। तो स्वयं को अपना उदाहरण बनाते हुए उन्होंने किशोर अवस्था से ही एक एक किला जीतना ये प्रारंभ किया, और उस किले के सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था करनी है उस प्रकार की व्यवस्था करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार भी करने लगे। और एक समय फिर ऐसा आया कि अब अपने आप को राजा घोषित करते हुए इस समाज की मानसिकता जो है इसको बदला जाए कि हम भी राज कर सकते हैं। तो उस समय उनके सामने प्रश्न आया कि ये क्षत्रिय नहीं है तो फिर राजा होने का इनको अधिकार कैसे। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने उस समय बनारस के पंडितों से संपर्क करके उनके द्वारा जो भी कुछ संशोधन करना आवश्यक था या जो भी मानसिकता बनानी आवश्यक थी
वो बनाते हुए उनको ये स्वीकार करवाया उनसे कि जिसके हाथ में बल है, जिसके हाथ में कौशल है और वो अगर राजा बन सकता है तो फिर उसके जाति या उसके पूर्व पुरुषों का विचार न करते हुए उसे साम्राज्य सौंपा जा सकता है। इस प्रकार का कोई प्रावधान अपने शास्त्रों में होगा तो उन शास्त्रों का सहारा लेकर आप यहाँ राज्याभिषेक करवाइए। और उसके कारण गागा भट्ट ये बनारस से दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र में गए और उन्होंने अपने विद्वत्ता के आधार पर ये प्रमाणित किया कि छत्रपति शिवाजी भी छत्रपति हो सकते हैं और इनको भी राजा इस रूप में सिंहासन दिया जा सकता है। और इस प्रकार से उनका राज सिंहासन इसका विधिवत पर्व हुआ और वो राजा बने। उनका ये राजा बनना ये जब समर्थ रामदास के ध्यान में आया तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए और उस प्रसन्नता के आधार पर उन्होंने जाकर फिर शिवाजी से संपर्क भी किया और उनको आशीर्वाद दिया। और उस समय छत्रपति शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास को, जिनके बारे में बहुत पहले से जानते थे, सुन चुके थे कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में भी उन्होंने युवा शक्ति को बलवान बनाने के लिए स्थान स्थान पर अखाड़े खोले हैं और स्थान स्थान पर उनको हनुमान जी की आराधना उपासना करते हुए बलशाली बनना चाहिए इसका संकल्प जगाया है। तो उन्होंने अपना शिष्यत्व ग्रहण करते हुए मुझे शिष्य बनाइए ऐसा अनुरोध किया। उस समय समर्थ गुरु रामदास ने जब ये देखा कि शिष्य बनने के लिए उन्होंने पूरा साम्राज्य जो है वो उनकी झोली में डाल दिया है, एक कागज में उन्होंने लिखकर डाल दिया था कि मैं पूरा साम्राज्य आपको समर्पित करता हूँ। उस समय समर्थ रामदास ने उनसे कहा कि अब ये साम्राज्य मेरा है, अर्थात भगवान का है, और भगवान के प्रतिनिधि बनकर इस साम्राज्य की रक्षा करो। ऐसा कहकर उन्होंने वापिस उस साम्राज्य को शिवाजी के हाथों सौंप दिया। तो इस प्रकार से शिवाजी धर्मराज्य के संस्थापक बने। यह जो एक सारा ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए नंदलाल बोस ने छत्रपति शिवाजी का चित्र यहाँ अंकित किया है कि पराक्रम का प्रतीक छत्रपति शिवाजी, और फिर त्याग का प्रतीक क्या हो सकता है। इस पर विचार करते हुए नंदलाल बोस ने निश्चित रूप से देखा कि गुरु गोविंद सिंह के जितना त्यागी तो और कोई निकट इतिहास में हुआ नहीं है, जिन्होंने अपने चारों पुत्रों का बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने पिता से भी कहा कि आपसे बड़ा और कौन हो सकता है कि जिसके बलिदान से धर्म की रक्षा हो। तो पिता का भी बलिदान करवाया और गुरु परंपरा को एक नया रूप दिया कि केवल व्यक्ति को गुरु न मानते हुए इन व्यक्तियों के द्वारा दी हुई जो सीख है, जो उपदेश है, उन उपदेशों का संकलन करते हुए उसको ग्रंथ के रूप में स्वीकार रखा जाए और उसको गुरु माना जाए। तो गुरु ग्रंथ साहब की जो परंपरा है इसकी शुरुआत करते हुए खालसा पंथ की स्थापना, और खालसा पंथ की स्थापना इसलिए कि हिंदुत्व की रक्षा करनी हो तो हमें हाथ में तलवार लेनी होगी, हमें शस्त्र लेना होगा और पगड़ी धारण करनी होगी। इस प्रकार की कुछ परंपराएं निर्माण करते हुए पौरुष संपन्न एक समाज यह स्थापित करने का काम उन्होंने किया। तो बलिदान या त्याग का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक इस रूप में गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण हम दे सकते हैं। तो इन दो चित्रों को नंदलाल बोस ने यहाँ अंकित करते हुए ये संदेश दिया है कि अगर निर्वाचन जब भी आएगा तो उस समय ऐसे नेता चुने जाए जो पराक्रमी भी हो और त्यागी भी हो। तो आज के संदर्भ में पराक्रम का अर्थ भले ही बदल गया हो, अब तलवार लेकर युद्ध करना यह पराक्रम नहीं है। तो पराक्रम समाज को संगठित रखना, समाज को एकजुट बनाए रखना, यह भी आज पराक्रम का विषय है। क्योंकि मनुष्य जाति को संगठित और बलशाली बनाए रखना ये बहुत कठिन काम है। उस कठिन काम को जिन्होंने अपनाया ऐसे लोगों को
नेतृत्व दिया जाए। और त्याग का मतलब है कि दूर दराज तक फैले हुए जो अपने भारतीय समाज के लोग हैं उनमें संपन्नता आए। उसके लिए ऐसी नीति अपनाई जाए कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ, सबसे पिछड़ा हुआ ऐसे व्यक्ति को भी भारत की संपन्नता का आभास हो और उसकी अनुभूति हो, उसका उपभोग वो कर सके, इस प्रकार की नीति अपनाई जाए। तो भाग 15 का ये जो संदेश है, यह निश्चित रूप से हम भारत के लोगों के लिए एक नई प्रेरणा देने वाला, नई दिशा देने वाला और उस दिशा के अनुकूल हर 5 वर्ष बाद आने वाले चुनाव के समय सजग रहने वाला इस प्रकार का संदेश देता है। इसलिए नंदलाल बोस की इस महान कृति को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। इसके बाद हम भाग 16 पर विचार करेंगे। तो भाग 15 तक का विचार ये आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर हमारा जो महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण काम है, चुनाव, निर्वाचन, उसकी व्याख्या करने वाला भाग है। धन्यवाद।